आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूर उद्दीन फरीदी। आज हम बात करेंगे जमहूरियत के चौथे सतून की यानी सहाफ़त की, ख़ास तौर पे उर्दू सहाफ़त की। जिसका नाम आता है तो आम तौर पर हम माजी में खो जाते हैं। जंग आज़ादी की बात हो और गदर के बाद हम उर्दू सहाफ़त को याद करते हैं, मगर जब बात आती है हाल की और मुस्तक़बिल की तो हम सब उलझ जाते हैं। बात वसाइल की होती है और मसाइल की होती है, लेकिन हल कुछ नहीं निकलता नज़र आता। अब वक्त डिजिटल का आ गया है। सहाफ़त की दुनिया लेथू और ऑफसेट से निकलकर वेब की शक्ल ले चुकी है। बात किताबत से हो अब यूनिकोड तक पहुंच चुकी है, मगर उर्दू सहाफ़त के मसाइल का कोई हल निकलता नज़र नहीं आ रहा है। आज उर्दू सहाफ़त कहाँ खड़ी है, उसके मसाइल क्या हैं और उसको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, और आखिर हम पीछे क्यों हैं। इनके बहुत सारे सवाल हैं जिन पर हमें गौर करना होगा कि आखिर इनके वजूहात क्या हैं, इसमें किस हद तक हम जिम्मेदार हैं, और बाकी कमियां और ख़ामियां हैं वो कहां से आ रही हैं और उनका हल क्या हो सकता है। तो इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी मासूम मुर्दाबादी साहब हैं, और उर्दू सहाफ़त में तकरीबन 40 साल से ज़्यादा का एक एक्सपीरियंस है उनका। और हिंदुस्तानी सहाफ़त में जो अब पुराने सहाफ़ी उर्दू में रहे हैं उनमें मासूम साहब का नाम सर फहरिस्त है। तो मासूम साहब से मैं इस ताल्लुक़ से पहला सवाल यही करूँगा कि मासूम साहब, उर्दू सहाफ़त को आज आप कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं? जब हम बात करते हैं कि उर्दू सहाफ़त का माजी की बात करते हैं तो हम यकीनन गदर पे पहुँचते हैं, जंग आज़ादी में उसके किरदार को सराहते हैं कि वाकई उस ज़माने में बहुत बड़ा मीडियम था। लेकिन आज बदलते हुए माहौल में और बदलते हुए दुनिया में हम कहाँ हैं? अगर हम पिछड़े हुए हैं तो क्यों हैं और इसकी वजूहात क्या हैं? असल में देखिए, जब उर्दू सहाफ़त की बात करते हैं और उसमें माजी में क्यों चले जाते हैं, क्यों खो जाते हैं, उसका एक सबब है। किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी चीज़ का माजी बड़ा रोशन होता है और बड़ा अच्छा होता है तो लोग उसको याद करते हैं। उर्दू सहाफ़त दरअसल एक मिशन से पैदा हुई थी। आपको मालूम है कि पूरी जंग आज़ादी की जो लड़ाई है वो उर्दू सहाफ़त ने लड़ी इस मुल्क के अंदर। और आपको ये भी जानते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिस ज़बान ने सबसे पहले, जिस ज़बान के सहाफ़ी को तख्त-ए-दार पे चढ़ाया गया, तोप के गोले पे रख के उड़ाया गया, वो उर्दू का सहाफ़ी था, मौलवी मोहम्मद बाकर। उसके बाद आप पूरी तारीख़ उठा करके देखिए 1947 तक, चाहे मौलाना आज़ाद हों, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां हों और मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों, इनके अखबारात जो हैं वो एक आज़ादी दिलाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया थे। इसलिए जब हम बात करते हैं तो वो माजी में ऑटोमेटिकली चली जाती है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हम सिर्फ माजी में ज़िंदा नहीं रह सकते हैं, और माजी में जो लोग ज़िंदा रहते हैं वो मुस्तक़बिल अपना संवार नहीं सकते, ना मुस्तक़बिल को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आँखें जो हैं वो आगे की तरफ होती हैं। हमें आगे की तरफ देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ हमारी क्या पोजीशन है। आज मौजूदा दौर में हमारा मीडिया, उर्दू का मीडिया किन हालात से दो चार है, किन मसाइल से दो चार है, किन मुश्किलात से दो चार है। मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो मसला है उर्दू सहाफ़त का आज के दौर में, वो क़ारीन की घटती हुई तादाद है। और उसकी वजह यह है कि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। जिन इलाक़ों में उर्दू तालीम का अच्छा बंदोबस्त है वहाँ उर्दू किताबें भी छप रही हैं, उर्दू के अखबारात की सर्कुलेशन 50-50 हज़ार 1-1 लाख तक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त तो उर्दू का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो महाराष्ट्र है, जहाँ हज़ारों उर्दू मीडियम के स्कूल हैं, हाई सेकेंडरी लेवल के। सबसे ज़्यादा उर्दू वहाँ पढ़ाई जा रही है, तो सबसे ज़्यादा किताबें वहाँ फ़रोख्त होती हैं, सबसे ज़्यादा अखबार वहाँ फ़रोख्त होते हैं और वहाँ ख़रीदने का रुझान है। इसी तरह से आप बेंगलोर में देखिए, आप हैदराबाद चले जाइए, तेलंगाना में जो हैदराबाद है वो उर्दू अखबारात का सबसे बड़ा सेंटर मैं कहता हूँ उसको। उसकी वजह यह है कि वहाँ कम से कम 3 अखबार ऐसे हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं और बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत मेयारी अखबार हैं। सियासत है, मुंसिफ है, एतमाद है। अब रहनुमाए दक्कन की तो हालत वैसी नहीं रह गई है, जबकि वो 100 साल पुराना अखबार है। तो उसके अपोजिट अगर आप जब नॉर्थ इंडिया में आएंगे
तो आपको 15,000 20,000 सर्कुलेशन के अखबार मिलेंगे, वो भी पूरे रीजन में फैले हुए मिलेंगे हैं। उसकी वजह ये है कि मिसाल के तौर पर उर्दू उत्तर प्रदेश को लीजिए, बिल्कुल हमारे पड़ोस की रियासत है। उत्तर प्रदेश में लाखों प्राइमरी स्कूल हैं, उसमें एक भी उर्दू मीडियम का नहीं है, सरकारी सतह के। तो उर्दू तालीम का जो निज़ाम है पूरी तरह धर्म भरम हो गया। अब इसमें हुकूमत को बुरा कहना आसान है, लेकिन ख़ुद हमने अपनी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए, उसको फ़रोग़ देने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या किया, तो आपको सिफर नज़र आएगा। भाई ज़बान, देखिए ज़बान दोनों तरफ से आगे बढ़ती है। अगर हुकूमत साहब उर्दू को दूसरी सरकारी ज़ुबान बना दे और वहाँ एक उर्दू का आदमी रख दे हर दफ्तर के अंदर, और उर्दू में कोई एप्लीकेशन ही ना लेके आए, तो वो क्या करेगा, उसे दूसरे काम में लगा देंगे। तो ये दरअसल हो रहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर, इसमें मैं कम से कम बिहार एक ऐसी रियासत है जहाँ ज़बान के और कल्चर के लिए लोगों में बड़ी बेदारी है। और इस पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे अच्छी हालत उर्दू की अगर कहीं है तो वो बिहार में है। मतलब आपका कहना है कि उर्दू पढ़ने वाले जहाँ हैं वहाँ उर्दू अखबारात की सेहत अच्छी है। जी अच्छी है। तो मतलब हम कहीं ना कहीं उर्दू वालों के ताल्लुक से जिम्मेदारी आ रही है कि हम नहीं हैं, इसलिए उनका वजूद भी ख़तरे में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो ये सिस्टम किस तरह से, देखिए आप देख रहे हैं कि अब एक नया चलन शुरू हुआ है कि हम एडिशन शाये करते हैं। एक नॉर्थ इंडिया में 10 अखबार निकल रहे हैं, एक ही अखबार के 10 एडिशन निकल रहे हैं। तो फैलावा तो है, फैल तो रहे हैं अखबार, लेकिन उनकी सर्कुलेशन घट रही है। अब क्या मतलब ये इसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं, सिर्फ उर्दू को मकबूल करके ही, या हम उर्दू अखबार के मयार को बुलंद करने की कोशिश करें? क्योंकि आजकल नॉर्थ इंडिया की, जैसे आप बात कर रहे थे, ऐसे ही उर्दू बोलने वाला जो है उसकी वो 1-2 ज़बान और ज़रूर जानता है, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो वो जब उर्दू अखबार में अच्छा मयार नहीं पाता तो फिर वो हिंदी और इंग्लिश अखबार पढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ प्रोवाइड करने में नाकाम हैं जो एक आम रीडर की पसंद है। देखिए उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उर्दू अखबारात में जो लोग काम करते हैं ना, उसमें ज़्यादातर लोग हादसाती सहाफ़ी होते हैं। वो किसी ट्रेनिंग के बग़ैर, किसी तरबियत के बग़ैर अखबारात में आते हैं कि आपने MA कर लिया उर्दू में, आपने PhD कर ली, तो आप अगर बेरोज़गार हैं तो किसी अखबार में दाखिल हो गए। तो अखबार कोई यतीम खाना तो है नहीं। अखबार तो एक मतलब PhD की क्वालिफिकेशन से ज़्यादा क्वालिफाइड आदमी का काम है, जो ख़बरनवीसी को जानता हो, उसके तकाज़ों को समझता हो, और अखबार क्या होता है उसको पूरी तरह से जानता हो। अब ज़्यादातर आपको अखबारों में जो काम करने वाले मिलेंगे वो इसी नौइयत के लोग हैं जो जर्नलिज्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। इस मुल्क के अंदर आज तक कोई उर्दू सहाफ़त की ट्रेनिंग का कोई इदारा नहीं है। एक IMC में हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर से, हमारा एक डेलीगेशन मिला था, हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ दिल्ली में। उस वक्त मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो अहमद सईद मलियाबादी साहब और लखनऊ के एक सहाफ़ी थे, और हैदराबाद के वक़ारुद्दीन साहब थे। हमारा एक डेलीगेशन मिला। उन्होंने पूछा कि साहब हम क्या कर सकते हैं इसमें फ़ौरी तौर पे, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुतुब नैयर भी आए थे और मनीष उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। तो प्राइम मिनिस्टर से जब हम मिले, मनीष वहाँ बैठे हुए थे, तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप इनसे पूछिए कि फ़ौरी तौर पे हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि साहब आप कम से कम जो IMC है उसमें आप एक उर्दू का कोर्स शुरू करा सकते हैं। लेकिन वो IMC में जो उर्दू का कोर्स शुरू हुआ उसकी हालत आपको मालूम है क्या है? भाई देखिए मैं आपको बताऊँ, ठीक है, अगर आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया कि मैं उर्दू का जर्नलिस्ट हूँ, आप वहाँ किसी उर्दू जर्नलिस्ट को बुला ही नहीं रहे। बच्चों को जो आपको पढ़ाने का सिस्टम है वो ऐसा है कि आप किसी भी लैंग्वेज के आदमी को लाके वहाँ खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जर्नलिज्म का एक बुनियादी मकसद ये जो सब कॉमन होता है, लेकिन कुछ उर्दू के तकाज़े होते हैं। मिसाल के तौर पर उर्दू के साथ मसला ये है कि जब तक अगर आप ज़बान अच्छी नहीं लिखेंगे और उस ज़बान के अंदर पढ़ने वाले के लिए कुछ दिलचस्पी नहीं होगी, सपाट ज़बान नहीं लिख सकते आप। ख़बर के अंदर भी आपको तो इतना तजर्बा है, ख़बर में भी अगर आप हाशिया आराई नहीं करेंगे, थोड़ी सी नहीं पड़ेगा, तो पढ़ने वाला ऊब जाएगा। वो तो सिर्फ हादसात की खबरें होती हैं कि इतने मर गए, इतने जी गए, ये क्राइम हो गया, ये हो गया। लेकिन एक मिसाल के तौर पर एडिटोरियल है,
उर्दू के अखबारात सबसे ज़्यादा अपने एडिटोरियल की वजह से जाने गए। मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूँ। एक अखबार था अज़ाइम लखनऊ में, और जिसके एडिटर थे जमील मेहंदी साहब। लेथू पे छपता था, मुश्किल से 1000 कापी छपती थी उसकी। मैंने खुद देखा ये मंज़र। फजर की नमाज़ पढ़ के लोग अमीनाबाद चौक पर आ जाते थे उस अखबार को हासिल करने के लिए, लाइन लगती थी, क्योंकि उन्हें मालूम था अखबार ख़त्म हो जाएगा। हैं? वो क्या था क्रेज़ जमील मेहंदी का इदारिया था। बिल्कुल 1000 अखबार को कितने लोग पढ़ते होंगे या आप, लेकिन खबरें पढ़ने का इतना क्रेज़ नहीं था, एडिटोरियल का था। इसी तरह से आप कलकत्ता में देखिए, जब तक अहमद सईद मलिहाबादी साहब इदारिये लिखते रहे, या आपके वालिद ने फरीदी साहब ने जो एडिटोरियल हिंद में लिखे, या और उससे पहले के जो सहाफ़ी थे, सालक लखनवी थे और इब्राहिम होश थे, ये तमाम लोग थे पूरा। या इस दिल्ली में भी आप देखिए, या लखनऊ में और भी सहाफ़ी थे। लेकिन जब दिल की बात ज़बान पर आती है और वो उसको निगाह से आदमी पढ़ता है और उसके दिल में उतरती है, तो उसका असर कुछ और ही होता है। क्योंकि मैंने बचपन में देखा था, हम लोग अब भी उस अखबार का नाम याद है, नशेमन। जी जी जी। तो मुझे आज भी याद है, 40 साल पहले मैंने ये चीज़, मंजर हमारे जहन में है कि जब हॉकर वो अखबार लेके निकलता था तो पीछे पीछे लोग दौड़ते थे उसके। अब वो अखबार क्या होता था आपको खुद मालूम है, 4-6 पेज का अखबार होता था और लेथू पे छपता था। लेकिन सिर्फ उसकी जो ज़बान थी, उसका जो सहाफ़ती अंदाज़ था, उसकी वजह से लोग पढ़ने के उसके आदी हो गए थे। मेरे ख्याल में हम लोगों की जो शिकायत है उर्दू अखबार से, जैसे कि एक मेयार पे नहीं उतरते हैं, कट एंड पेस्ट पे चलते हैं। अब जैसे ये एक दौर बदला, हमने लेथू के अखबार छपते हुए देखे, पत्थर घिसते हुए देखे, फिर प्लेट्स पे देखा, फिर वो ऑफसेट आया, सब दौर देख लिए। अब जैसे ये डिजिटल के मूड में आ गए, तो एक दौर ऐसा आ गया था कि लगता था कि उर्दू सहाफ़त तकरीबन ख़त्म हो जाएगी, जैसे कि ना के बराबर है, अखबार छपने कम हो गए, बंद हो गए। लेकिन डिजिटल ने कहीं ना कहीं आके एक मौका तो दिया है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, उर्दू सहाफ़त के मॉडर्नाइजेशन का यानी जदीदकारी का जो अमल है बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान जब इंग्लैंड में थे और उन्हें ख़्याल आया कि मुझे अपना तहज़ीबुल अख़लाक़ शाये करना है, तो वो वहाँ से उसका ब्लॉग बनवा कर के लाए। कितने साल पहले की बात है ये? 150 साल पहले की तो है बात। चूँकि यहाँ उस वक्त ये सहूलत में असर नहीं थी, वो चाहते थे कि मॉडर्निज़म की तरफ जाना, जदीदकारी की तरफ जाना, तो वो तहज़ीबुल अख़लाक़ का वहाँ से बना करके लाए थे। तो सर सैयद अहमद ख़ान न सिर्फ ये कि जदीद तालीम के बानी हैं, बल्कि उन्होंने जदीद सहाफ़त की बुनियाद रखी। अब आप मौलाना आज़ाद को देखिए, मौलाना आज़ाद ने जब अल हिलाल निकाला तो उस वक्त टाइप था, और वो इससे परेशान रहते थे कि ये टाइप कब तक चलेगा, हम नस्तालीग में क्यों नहीं इसको निकाल सकते हैं। उन्होंने बहुत जद्दोजहद की कि किसी तरह से इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन निकल आए। ये मसला दूसरी ज़बानों के साथ नहीं था। आपको मैं ज़रा आप इसका मुवाज़ना कीजिएगा। अब हुआ ये कि उर्दू का सॉफ्टवेयर 1981 में ईजाद हुआ, जब जंग ने अपना लाहौर एडिशन शुरू किया, और वो भी जब अहमद मिर्ज़ा जमील और मतलूबुल हसन सैयद नाम के 2 पाकिस्तानी बाशिंदे थे, उन्होंने उसको क्रिएट किया। और लखनऊ एक कंपनी थी बरतानिया की, मोनोटाइप कॉर्पोरेशन, उसके कोलैबोरेशन से उसको उन्होंने शुरू किया। और मैं वहाँ गया इसको देखने के लिए, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ था किताबत से। तो जब मुझे ये खबर लगी कि उर्दू का कोई कंप्यूटर की शक्ल में कोई सॉफ्टवेयर ईजाद हो रहा है, तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी। तो मैं पहुँच गया वहाँ पे और मैं मिला अहमद मिर्ज़ा जमील से जाकर के, उनको इंटरव्यू किया मैंने। तो वो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ थी उस वक्त। बिल्कुल। और आपको हैरत होगी कि हिंदुस्तान में सबसे पहले वो जो उर्दू का सॉफ्टवेयर आया, वो किस अखबार ने लिया? वो हिंद समाचार ने लिया। अहमद मिर्ज़ा जमील साहब ने मुझे ख़त लिखा वहाँ से कि आपकी मेहनत जो है वो रंग ले आई है और हमारा पहला सॉफ्टवेयर हिंदुस्तान पहुँच गया है। तो हिंद समाचार ने मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम शुरू किया। अब 1994 में जाकर के उर्दू की खबर रसा एजेंसी बनी, UNI। कितनी ताख़ीर हुई। ये मसाइल दूसरी ज़बानों के साथ नहीं थे, हम कहीं ना कहीं हम ही कोताही कर रहे थे। हाँ। हम वक्त के साथ चलते नहीं थे, ये एक्सेप्ट करते नहीं। और अब भी वही हो रहा है मेरे ख्याल में। अब भी हम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे
अखबार में शिकायत हमेशा इश्तिहार की होती है। अब आज दौर चेंज हुआ, डिजिटल दौर आ गया। अब कमाने के रास्ते ऐसे नेट पे खुल चुके हैं कि जिसमें आपको, अगर आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी को समझ लें तो आपकी मार्केटिंग के बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, जिसमें कि आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई रुकावट नहीं होगी, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपको पेमेंट होगा। अब एक दौर में हमने देखा कि उर्दू अखबार हज़ारों की तादाद में थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, ये सच्चाई है कि 10 में से 9 डमी हुआ करते थे। अब वो गिनती के होते थे कि 10,000 अखबार छप रहे हैं, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल में 500 अखबार भी बड़े नहीं हो जाते, कायदे के नहीं होते थे। तो अब वो चीज़ें जब बंद हुई हैं, उसमें कहीं ना कहीं कारोबारी पहलू भी उभर के आ गया था। तो हमने कहीं ना कहीं अपने हाथ से भी सहाफ़त को नुकसान पहुँचाया। वो जो कारोबारी जहन था वो डमियों वाला, डमीज़ ने बहुत नुकसान पहुँचाया। अब आज डिजिटल के दौर में हमारे पास रास्ते हैं कमाने के, लेकिन हमको थोड़ा अपना दिमाग खोलना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है, हम लेट लेते हैं, हर चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तो ताख़ीर से कर रहे हैं। देखिए, ये जो आपने बहुत अच्छी बात कही, कारोबारी पहलू वाला, आप ज़्यादातर उर्दू के अखबारात को उठा करके देखिए, उनके यहाँ एडवर्टाइजिंग का कोई शोबा ही नहीं होता था। हाँ, जो बैकबोन है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है अखबार की, अगर इश्तिहार नहीं मिलेगा तो आप सरकारी इश्तिहारों पर कहाँ तक जी सकते हैं। आज सरकारी इश्तिहारात नहीं मिल रहे हैं, उसकी कुछ वजूहत हैं। तो अखबार, कितने अखबार बंद हो गए हैं। तो चूँकि वो, जैसे आप कह रहे हैं, डमी अखबार थे वो, जब गवर्नमेंट ने थोड़ा सख्ती की कि भाई ये आप ये चीज़ें हमें दीजिए, वो नहीं दे पाए, क्योंकि वो ग्राउंड पे नहीं थे, वो ख्यालों में थे। अब देखिए, जो बड़े अखबार हैं, आपने नाम लिया, मुंसिफ हो, सियासत हो, कैलकाटा में अखबार मशरिक़ है, इनकी असल आमदनी प्राइवेट इश्तिहार है। मार्केट की, जब आप मार्केट में नज़र आइएगा तो आपको इश्तिहार मिलेगा। अब वो देखिए, जितने बड़े अखबार जो मार्केट में हैं उन्हें इश्तिहार मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हम खुद ही पीछे रह जाते हैं। अब आगे एक नया दौर खुला है, एक नया मीडियम खुला है डिजिटल का, लेकिन आप देखिए उसमें हमारी पोजीशन क्या है। हम ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हम ना ट्विटर पे हैं, ना फेसबुक पे हैं। तो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको पब्लिक से कनेक्ट करते हैं या आपकी नंबर्स बढ़ाते हैं, वहाँ हम नहीं हैं। अब भी एक वेबसाइट बनाई, डाल दी, लेकिन हमको ही नहीं मालूम कि हम सोशल मीडिया पे कैसे जाएंगे। तो हम खुद पीछे हो रहे हैं इस चीज़ों। और वक्त के तकाज़े के साथ साथ देखिए, जैसे आपने डिजिटल मीडिया की बात की, और इस जो सारा का पूरा ये आज का दौर है, इसमें आप डिजिटल मीडिया के बगैर नहीं आगे चल सकते हैं। अखबारों की वेबसाइट है, मैं कभी कभी देखता हूँ। अब एक अखबार है, मैं नाम नहीं लूँगा, बिहार का, उसकी वेबसाइट पिछले 3 महीने से ख़राब है। मैं रोज़ाना खोलता हूँ, खुलती नहीं है। भाई, उसको अप टू डेट तो करना पड़ेगा ना आपको। आज आपने अखबार अपना डाला है, जबकि बहुत अच्छा अखबार है वो, और मैं समझता हूँ उसकी सर्कुलेशन जो है वो डिजिटल मीडिया पर ज़्यादा है, लेकिन उनकी परवाही नहीं है उसको। कहीं कहीं मतलब उनको ध्यान नहीं है, वो पूरा फोकस पेपर के ऊपर ही है, पेपर पे फोकस है। वो ये नहीं देख रहा है कि ज़माना कैसे बदल रहा है, ज़माना कैसे बदल रहा है। अगर आप ज़माने की रफ्तार के साथ नहीं चलेंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किताबत सीखी, किताबत से अपना करियर शुरू किया है, और अगर मैं किताबत ही करता रहता, किताबत से मैं सहाफ़त में आया है। अब होता ये है कि आजकल कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो ज़बान नहीं जानते। मैं अपना मजमून बोल करके लिखता था, ऑपरेटर को बिठा करके। वो इतनी इमले की गलतियाँ करता था, मेरे सर में दर्द हो जाता था। फिर मैंने क्या किया कि कंप्यूटर सीखा, उससे मुझे इतनी आसानी हो गई। अब मैं अपने लैपटॉप पे बैठ करके रोज़ाना एक मजमून लिख लेता हूँ। वो आपने चेंज जो आई उसको एक्सेप्ट करके अपनाया, सीखा। अब मैं पूरी किताब कंपोज कर देता हूँ, अपनी किताबें मैं खुद कंपोज करता हूँ, वक्त के साथ चले। अगर मैं ये सोचता रहता यार मैं किस चक्कर में क्यों पढ़ूँ, एक ऑपरेटर आएगा, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, अभी कोई हादसा अभी हुआ है तो मैं शाम तक थोड़ी बैठा रहूँगा। मैं तो कभी कभी आर्टिकल आधे घंटे में लिख करके भेज देता हूँ किसी करंट अफेयर पे। तो अभी जैसे आपने कहा ज़बान की बात आई है, मेरे ख्याल में अब अखबारों में, उर्दू अखबारों में वो चीज़ मिसिंग है जो सहाफ़ती ज़बान थी, वो फिनिश हो गई। वो फिनिश क्यों हो गई? अब देखिए, हो ये रहा है कि बदकिस्मती से अखबारों में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जो अपने नायबीन को या अपने काम करने वालों को ज़बान सिखा सकें। जब मुझे ज़बान नहीं आएगी तो मैं अपने नीचे काम करने वालों को क्या सिखाऊंगा? हमारी खुशकिस्मती और आपकी खुशकिस्मती ये है कि हमने ऐसे लोगों के साथ काम किया जो बड़े मजे हुए लोग थे, इतनी मश्क थी उनकी। आपने अख्तर सिद्दीकी साहब को देखा होगा, देखा नहीं नई दुनिया में? क्या तर्जुमा करते थे वो, या परवाना रदौलवी थे।
मतलब आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये तर्जुमा है या ओरिजिनल ज़बान। आज मुझे एक आदमी बताइए ज़रा तर्जुमा करने वाला। अब तो सब गूगल पे है। जी बिल्कुल। अब गूगल पे क्या होता है, देखिए गूगल तो हर चीज़ को तर्जुमा करता है। बिल्कुल। वो प्रशांत भूषण का नाम मैं एक दिन देख रहा था, उसने किया था बहरुल काइल भूषण, बताइए। प्रशांत को उसने बहरुल काइल कर दिया, क्योंकि उसका काम तो तर्जुमा करने का है ना, ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है। अब अखबारों में ये हो रहा है कि आपने खबर दी, किसको दी? ऑपरेटर को, कि इसको तर्जुमा कर, इसको कंपोज करो, तर्जुमा भी खुद ही करो। ऑपरेटर मुतरज्जिम तो नहीं होता ना। नहीं। वो अलीगढ़ के एक प्रोफेसर कहा करते थे कि तर्जुमा करने का काम जो है वो अपनी कमर खुद अपने हाथ से खुजाने का काम है। कितनी दिक्कत होती है। आप और मुझे बड़ी अच्छी बात याद आती है, ये उदय शर्मा थे, वो एक चैनल उर्दू का खोलने जा रहे थे। मुझसे एक दिन कुछ डिस्कस किया उन्होंने कहा कि मुझे एक तर्जुमा करने वाला चाहिए उर्दू में अंग्रेज़ी से, लेकिन उसकी उर्दू अंग्रेज़ी से अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, कहते हैं वो अंग्रेज़ी कैसी है आपकी, अंग्रेज़ी, उन्होंने उर्दू उसकी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो उसमें ज़्यादा एडवांस हो, क्योंकि मुझे उर्दू में पढ़ाना है ना, अंग्रेज़ी में तो नहीं पढ़ाना। अगर आपकी उर्दू अच्छी नहीं है और अंग्रेज़ी आप जानते हैं तो आप क्या तर्जुमा करेंगे? बिल्कुल। तो ये एक आदमी ऐसा कह रहा है, आप देखिए, जिसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं था। तो सारी बात है, मतलब एक फ़न था जिसको आपने मशीन के ऊपर छोड़ दिया। मशीन के ऊपर छोड़ दिया। और कोई कुछ, देखिए मेहनत, देखिए आज के दौर में क्या हो रहा है, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब लोग पकी पकाई खाना चाहते हैं। आप उन्हें मैगी बना के दे दीजिए, हैं, पिज़्ज़ा बना के दे दीजिए, कौरमा बनाने में तो टाइम लगता है ना। बिल्कुल। और कोई दूसरी मुतंजन बनाने में आपको बहुत टाइम लगता है, सारा दिन भी लग सकता है। तो वो कोई नहीं करना चाहता। और फिर एक बात, बहुत बड़ा मसला क्या है, आज जो लोग सहाफ़त में आते हैं उनकी एक रिपोर्ट छप जाए, एक ख़बर छप जाए, एक जनाब मजमून छप जाए, तो वो अपने आप को साफ़ ही समझने लगते हैं। हमने तो ऐसे अखबार में काम किया कि हमारे नाम छापने की इजाज़त ही नहीं थी, कि नाम नहीं छपेगा आपका। कितनी रिपोर्टें, सैकड़ों की तादाद में इंटरव्यूज़, खबरें, मज़ामीन लिखते रहे, नाम ही नहीं छपा। वो एक्सपीरियंस है हम लोग का, एक्सपीरियंस है ना। बिल्कुल है। तो भाई आप जर्नलिज्म में आदमी क्यों आता है, क्लर्क क्यों नहीं बनता? बिल्कुल। जर्नलिज्म में आदमी नाम के लिए आता है, लेकिन जब आपका नाम ही नहीं छप रहा है और फिर भी आप काम कर रहे हैं, चूँकि हमारा या आपका एक कमिटमेंट था कि हमें इस प्रोफेशन के साथ हमारी एक जज्बाती वाबस्तगी है, हमारे बाप दादा ने इसके लिए खून और पसीना बहाया, तो इसमें कुछ करके दिखाना है। बिल्कुल। ये चीज़ जो अंदर से फायर होती है, आग होती है, वो है। वो जैसे आपने बात की, जो उर्दू सहाफ़त को जैसे कहते हैं ना, जो नुकसान हुआ या जो कमी है, खामी है, कहीं ना कहीं आप देखते हैं इस पे कि जज्बातियत जो है हमारे उर्दू सहाफ़त में, ये क्या रोल प्ले कर रही है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसने महदूद कर दिया उर्दू स्पीकिंग वालों को, क्योंकि उस पर तो कोई मज़हब का ठप्पा लगा हुआ नहीं है कि उर्दू पढ़ने वाला मुसलमान भी है, नॉन मुस्लिम भी है, लेकिन हमने कहीं ना कहीं उर्दू अखबारों को कहीं ना कहीं महदूद कर दिया, समेट दिया, मुसलमानों का अखबार बना दिया कहीं, ऐसा नहीं लगता? देखिए ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया, मैं चाहता था कि आप ये सवाल करें। आपने एक अखबार का नाम दिया लशेमन, उससे बड़ी सर्कुलेशन का कोई अखबार नहीं हुआ अब तक। मैं एक दिन बम्बई में एक ब्राइट न्यूज़ एजेंसी थी, उसके पास बैठा था, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था बम्बई का, कहने लगा 20,000 कापी आती है मेरे पास सिर्फ बम्बई में नशेमन की। वो 1 लाख से ज़्यादा सर्कुलेशन का अखबार था, लेथू पर। क्यों था? सिर्फ जज्बाती तहरीरों का। उसका सिर्फ उसकी तहरीरें जो थी जज्बात को बरंगेख्ता करती थी। ये मिजाज बिगाड़ा हमने। मैं किसी की बुराई नहीं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए सहाफ़त का काम ठीक है, थोड़ा सा नमक मिर्च ज़रूरी होता है खाने में भी, लेकिन आप असल चीज़ें तो डालिए ना उसमें, जिन चीज़ों से खाना बनेगा वो तो आप डाल नहीं रहे हैं। आप सारा शुरू से लेकर आखिर तक नमक मिर्च ही डालते चले जा रहे हैं और लोगों को इतना, उनके जहनों को इतना मुज़महिल कर रहे हैं आप, और इतना पशमुर्दगी में डाल रहे हैं कि सिर्फ, देखिए सब कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे काम भी हो रहे हैं, हर मुल्क के अंदर हो रहा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव चीज़ों को आना चाहिए।
अखबार में आप कुछ हौसलामंदाना बातें कीजिए। सिर्फ ये मत दिखाइए कि सिर्फ जुल्म हो रहा, अत्याचार हो रहा है और भुखमरी हो रही है और इफलास हो रहा है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन जिंदा तो हैं हम। बिल्कुल। किस चीज़ से जिंदा है? हवा खा के तो जिंदा नहीं है। रोज़ी रोटी भी यहीं पैदा कर रहे हैं हम अपने लिए। तमाम वसाइल भी हमारे पास हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, टेलीफोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, घरों में भी रह रहे हैं, अच्छे हैं, सारे काम कर रहे हैं ना। जो अच्छी चीज़ें हैं वो मज़बूत पहलू जो है उनको आप उनको जब तक नुमायां नहीं करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं आ रहा था कैब से, तो वो कैब वाला कह रहा था साहब आज मेरा दिन बहुत ख़राब है, सुबह सुबह मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा तुम ऐसा क्यों सोचते हो? ज़िंदगी इसी का नाम है। ज़िंदगी में एक्सीडेंट भी होता है, सब चीज़ें होती है ना। मैंने कहा ऐसा कभी मत सोचना। अगर ऐसा तुम नौजवान आदमी हो, अगर ये सोचोगे कि मेरे साथ बुरा हो गया, तो अच्छा नहीं होगा फिर। बिल्कुल। अब यही चीज़ सहाफ़त में जब कह रहे हैं, उर्दू सहाफ़त में, कि हम ख़बर देते हैं, लेकिन अब देखिए हर अखबार में शेयर बाज़ार की खबरें आ रही हैं, हमारे यहाँ उर्दू में नहीं होती। मौसम का हाल हमारे यहाँ गायब है। मतलब हमारे यहाँ वो सब चीज़ें, बहुत बुनियादी चीज़ें गायब हैं जो कि रीडर आमतौर पर सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ता है। हम उसको नहीं देते। हम देते हैं उस पर, मान लीजिए हदीसें हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास तफसीर मौजूद है, लेकिन हमारे पास आज की खबर का जो निचोड़ है वो नहीं है हमारे पास कहीं ना कहीं। हमारे पास सिर्फ प्रेस रिलीज जर्नलिज्म है। सुनिए मैं आपको परसों की बात बताता हूँ। एक प्रोग्राम था, मैं भी था शरीक उसमें। उसकी एक खबर किसी ने जारी की, उस खबर में कुछ गलतियाँ थी। चार अखबारों की खबरें मेरे पास आई, वो गलती चारों अखबारों में ऐसी छपी हुई थी। सवाल ये है कि उस प्रेस रिलीज़ को आप चेंज करने का भी काम नहीं कर रहे हैं, उसको ठीक करने का भी नहीं काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके पास कोई चीज़ आती है, आपको मालूम है कि ये उसने 20 अखबारों को भेजा है और 20 अखबारों में ऐसे ही छपेगा। मैं इसे कुछ चेंज करूँ, इसकी सुर्खी चेंज करूँ, सुर्खी भी वही होती है। ये ट्रेजेडी है ना भाई, सुर्खी भी वही है। ठीक है, आप एक पैराग्राफ उठा करके यहाँ रखना है ना आपको, आजकल तो बहुत आसान है, वो भी नहीं कर रहे। तो ये जो तनासानी है, ये किस चीज़ की अलामत है? यानी आप अपने प्रोफेशन के तई ईमानदार नहीं हैं। सिर्फ आपको एक ड्यूटी निभानी है कि एक खबर आ गई, फ़ोटो आ गया, उसको चलने दो। मतलब हमको उर्दू सहाफ़त को जो उसका माजी जिस तरह रोशन था, वही हाल और मुस्तकबिल पे लाने के लिए हमें हकीकत पसंदी बिल्कुल के साथ चलना पड़ेगा, और वो कमियाँ दूर करनी पड़ेंगी जो हम देख रहे हैं, हमको नज़र आ रही हैं कम से कम, लेकिन हम आंखें मूंद लेते हैं देख के उसको। हमें जो असली तकाज़े हैं, जो आज के तकाज़े हैं, आज का मीडियम है, आज की जो ज़िंदगी है, उससे हमांग होना पड़ेगा। उसके बग़ैर हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है तग़य्युरात के साथ चलती है। इसमें तब्दीलियाँ अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, हम बात कर रहे हैं, अभी अगले 10 मिनट के अंदर क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं मीडिया के अंदर, क्या नई चीज़ें आ रही हैं। हमारे लोग इसकी तरफ तवज्जो नहीं करते हैं। वो जो एक शुरू से हम लोग का इश्तिहार के लिए रोना था, वो आज तक बरकरार है मेरे ख्याल में। हम आज भी उसी पे रो रहे हैं कि हमें इश्तिहार नहीं मिलता, जबकि हम खुद ही नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी पहुंच नहीं है, हमारी सर्कुलेशन नहीं है, हम उसके बाद ही दावा करते हैं कि हमें वो इश्तिहार मिल जाए। भाई इश्तिहार क्यों मिलेगा आपको? इश्तिहार देने वाला बेवकूफ़ थोड़ी है। उसको ये देखना है ना कि जो कुछ आपकी प्रोडक्ट है वो कितने हाथों तक पहुँच रही है। बिल्कुल। फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, मैं अभी बम्बई में था पिछले महीने, एक साहब से मैं मिला, और वो कुछ बड़ी कंपनियों के इश्तिहार, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुझे बताया कि क्या तरीक़ा है इश्तिहार देने का। बहुत देर मैंने उनसे बात की, हम लोग नाश्ते पे थे, तो मैंने ये देखा कि उस पर कोई एक भी अखबार उर्दू का नहीं खरा उतरता। बोले ये लोग तो चाहते हैं कि उर्दू में इश्तिहार दें, LG कंपनी चाहती है, बजाज चाहता है, फलां चाहता है, लेकिन वो अखबारात उर्दू के इसको पूरा ही नहीं करते। अब ABC है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन, उसके सिर्फ 2 अखबार मेंबर हैं पूरे इंडिया में, एक मुंसिफ उसका मेंबर है और एक सियासत मेंबर है, कोई और मेंबर नहीं है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको बड़े से बड़ा इश्तिहार मिल सकता है, क्योंकि उन दोनों अखबारों की सर्कुलेशन इस्टेब्लिश है 50-50 हज़ार, और शायद बम्बई का इनकलाब भी है उसमें शामिल, बड़े अखबारात में। तो
ये ज़रूरत, चूँकि आपकी रीच इतनी नहीं है, आपके अखबार इतने हाथों से नहीं पहुंच रहे हैं, फिर शिकायत किस बात की? आप अपने आप को देखिए, शिकायत तो जब आप करेंगे ना, जब आप अपने अंदर कुछ वो काबिलियत पैदा करेंगे कि साहब मैं इतनी बुलंदी पे पहुंच गया हूँ और अल्लाह ताला मुझे ऊपर से क्यों नहीं पुकार रहा है, आप उसके अहल नहीं बन पा रहे हैं। अहल नहीं बन, पहले सलाहियत पैदा करनी पड़ेगी ना। हाँ, देखिए जो हमने उर्दू सहाफ़त की बात की, उसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये कि हमको वक्त के साथ चलना पड़ेगा, हमें उन उसूलों पे खरा उतरना पड़ेगा जो क़ारीन की होती हैं, जो पसंद होती है। अखबार में हमें लोगों के सामने वो चीज़ें पेश करनी पड़ेंगी जो आज के दौर में ज़रूरी हैं, चाहे वो शेयर बाज़ार की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो मौसम का हाल हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम उर्दू अखबारात में हमेशा मिस करते रहे थे। और वक्त के साथ जो तब्दीली है कि जब टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को हमको अपनाना चाहिए। जैसे मासूम साहब ने बताया कि हमारे अंदर तब्दीलियाँ आई, लेकिन हर तब्दीली देर से आई, ताख़ीर से आई। हम उसको कबूल करते हैं लेकिन काफ़ी देर में करते हैं। तो आज मसला जो पैदा हुआ है उर्दू के अखबारात का, वो उर्दू वालों के साथ इस तरह से हुआ कि हमने उर्दू पढ़ना छोड़ दी। तो जिन जिन रियासतों में उर्दू पढ़ने वाले कम हैं, वहाँ के अखबारात तकरीबन लागिर हो चुके हैं। और जिन रियासतों में उर्दू पढ़ने वाले अच्छे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो, और चाहे बंगाल हो या बिहार हो, तो वहाँ पर उर्दू अखबारात फल फूल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें पहले अपने घर को ठीक करना होगा, हमें अपने बच्चों को उर्दू पढ़ानी होगी, उससे जोड़ना पड़ेगा, फिर हम आगे देख सकते हैं कि उर्दू सहाफ़त में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये पैगाम मिलता है कि हमें वक्त के साथ चल के उन तब्दीलियों को कबूल करना पड़ेगा जो आज वक्त की ज़रूरत है, आज की बहुत अहम ज़रूरत है। उसके बगैर हम अपने सहाफ़त को आगे नहीं ले जा सकते, क्योंकि दौर डिजिटल का हो गया है। अब हम सिर्फ इश्तिहार के लिए रो नहीं सकते, हमारे सामने एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खुल गया है कमाने के लिए, जहाँ पर कोई रुकावट नहीं है, कोई जानिबदारी नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप कमा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि उर्दू सहाफ़त की जो बुनियादी कमियाँ थीं, ख़ामियाँ थीं, उस पर हम रोशनी डालने में कामयाब रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम में इतना ही, और मैं मासूम मरदारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आए इस प्रोग्राम में और उन्होंने इस अहम मौजू पर अपनी राय रखी और रोशनी डाली। शुक्रिया आपका भी बहुत।